क्या लंबी उम्र लाइक लॉन्जेविटी सिर्फ महंगे सप्लीमेंट्स, ट्रेंडी बायोहैक्स, आइस बाथ और कॉम्प्लेक्स जेनेटिक टेस्टिंग का ही खेल है? ये एक बहुत ही आम धारणा बन चुकी है आज के वक्त में। बिल्कुल, आज के समय में हर कोई उम्र को मात देना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारा शरीर खुद अपनी बायोलॉजिकल घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा सकता है? जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई ये कहे कि 5000 साल पुरानी आयुर्वेद की दिनचर्या और आज की एडवांस्ड मॉडर्न मेटाबॉलिक साइंस बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं? ये सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है लेकिन ये सच है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस बात की थोड़ी परतें खोलते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मुख्य मकसद यही समझना है कि कैसे हम अपने शरीर के सेल्यूलर लेवल पर जाकर उम्र के असर को यानी एजिंग को कम कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फैंसी क्लिनिक के चक्कर लगाए। एग्जैक्टली। और सबसे अहम बात, आज की इस चर्चा का आधार कोई हवाई बातें नहीं है। आज की ये पूरी जानकारी, रिसर्च और विश्लेषण संकलित किया गया है, compiled, researched and analyzed by शरद मिश्रा, जो एक होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर्स, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट एंड कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। राइट, और उनकी इस रिसर्च के जरिए हम समझेंगे कि कैसे बिना किसी बाहरी फैंसी इलाज के या बिना ढेरों गोलियां खाए सिर्फ अपने शरीर के रिदम को समझकर सेल्यूलर एजिंग को पलटा जा सकता है। मैं सोच रहा था, जब हम उम्र बढ़ने या एजिंग की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बाहरी बदलावों पर जाता है, जैसे चेहरे पर झुर्रियां आना या बालों का सफेद होना। राइट, हाँ बिल्कुल, हम बस इन्हीं बाहरी लक्षणों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन असली कहानी तो शरीर के बहुत अंदर चल रही होती है, हमारे सेल्स के लेवल पर। सेलुलर लॉन्जेविटी का असली मतलब यही है कि हमारे सेल्स कितने लंबे समय तक स्वस्थ रहकर अपना काम कर सकते हैं। और जब हम सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ गट माइटोकॉन्ड्रिया एक्सिस का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक मिनट, ये गट माइटोकॉन्ड्रिया एक्सिस, ये सुनने में थोड़ा भारी और बहुत ज्यादा साइंटिफिक लगता है। अगर इसे एक आम इंसान की भाषा में डिकोड करें तो इसे आप एक कारखाने और उसकी फ्यूल सप्लाई लाइन की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा गट यानी हमारा पाचन तंत्र वो सप्लाई लाइन है जो फ्यूल तैयार करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर के हर एक सेल का पावर हाउस है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है, वो इंजन है। ये दोनों आपस में लगातार कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। मतलब अगर फ्यूल सप्लाई लाइन में कोई कचरा आ जाए तो इंजन खराब परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर गट का माइक्रोबायोम सही है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बेहतरीन और साफ एनर्जी बनाएगा। हमारे शरीर की बायोलॉजी में सेलुलर रिपेयर और ऑटोफेजी यानी सेलुलर सफाई के प्रोसेस पहले से ही हार्डवायर्ड है। तो शरीर खुद जानता है कि उसे क्या करना है? हाँ, शरीर बहुत अच्छी तरह जानता है कि डैमेज हो चुके सेल्स को कैसे हटाना है और उनकी जगह नए कैसे बनाने हैं। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम अपनी लाइफस्टाइल से शरीर को वो सही माहौल दे रहे हैं? तो मतलब हमें बाहर से कोई जादू की छड़ी या चमत्कारिक दवा नहीं चाहिए, बस अंदर के सिस्टम और मैकेनिज्म को सही तरीके से ट्रिगर करना है। एकदम सही। तो चलिए इस चर्चा को थोड़ा तेज करते हैं और उन 5 प्रमुख आयुर्वेदिक आदतों पर फोकस करते हैं जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस पूरी तरह से बैक करती है। और सुनने वालों के लिए दिलचस्प होगा कि हम किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम सिर्फ रोजमर्रा की आदतों और खान पान पर फोकस करेंगे। ये ऐसी साधारण दिखने वाली आदतें हैं जो हमारे बायोलॉजिकल रिदम को पूरी तरह से फिर से सेट कर सकती हैं। तो अगर शरीर खुद ही खुद को रिपेयर कर सकता है तो हम दिन की शुरुआत कहाँ से करें? सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? यहीं आती है हमारी पहली आदत, ताम्र जल या कॉपर वेसल हाइड्रेशन। रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह खाली पेट पीना, ये तो भारत में सदियों से चला आ रहा है। लेकिन इस पुरानी परंपरा का हमारे सेल्स के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया से क्या लेना देना है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि मॉडर्न साइंस ने अब जाकर तांबे के बर्तन के इस विज्ञान को गहराई से समझा है। जब हम रात भर करीब 8 घंटे के लिए तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो वो पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं रहता, वो एक तरह का टॉनिक बन जाता है। एग्जैक्टली। 250 से 500 ml पानी सुबह खाली पेट पीना काफी होता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो कॉपर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज नाम के एक एंजाइम के लिए एक बहुत ही जरूरी को फैक्टर है। थोड़ा रुकते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज, ये नाम तो सीधा किसी बायोलॉजी की किताब से निकला हुआ लगता है। ये एंजाइम आखिर करता क्या है? मैं समझाती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाने की एक पूरी असेंबली लाइन होती है। ये एंजाइम उस असेंबली लाइन का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी वर्कर है। अच्छा। यही एंजाइम एटीपी बनाता है जो हमारे शरीर की असली एनर्जी करेंसी है। अगर शरीर में कॉपर की कमी है तो ये वर्कर सुस्त पड़ जाता है और फिर सेल्यूलर एनर्जी का प्रोडक्शन धीमा हो जाता है। बिल्कुल, जिससे थकान महसूस होती है और एजिंग बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इसके अलावा कॉपर में ओलिगोडायनामिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ओलिगोडायनामिक प्रॉपर्टीज, इसका मतलब तांबे की वो ताकत जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करती है। हाँ, तांबे के आयंस पानी में घुलते हैं और हानिकारक पैथोजेंस के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं। ये हमारे गट के खराब पैथोजेंस को खत्म करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। वाह, जिस बर्तन को हम सिर्फ किचन का हिस्सा मानते थे वो असल में पानी की केमिस्ट्री बदल रहा है। अब सुबह की शुरुआत तांबे के पानी से हो गई, उसके बाद क्या? खाना पीना कैसा होना चाहिए? यहीं से जुड़ती है हमारी दूसरी आदत, अग्नि सिंक्रोनाइजेशन। मतलब सोलर साइकिल के साथ अपना खाना पीना सेट करना। क्या ये वही कॉन्सेप्ट है जिसे मॉडर्न दुनिया आजकल सर्केडियन बायोलॉजी कहती है? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद सिखाता है कि हमारी अग्नि या डाइजेस्टिव फायर दोपहर के समय सबसे तेज होती है।
ठीक उसी वक्त जब सूरज आसमान में अपने पीक पर होता है। और मॉडर्न रिसर्च भी यही साबित करती है कि दिन के समय हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। राइट, इसीलिए दिन का सबसे बड़ा भोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच लेना सबसे आइडियल है। और इसी से जुड़ा है सनडाउनर रूल। सनडाउनर रूल यानी सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन बंद कर देना। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में जहां लोग रात को 11 बजे टीवी देखते हुए हैवी खाना खाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। देर रात खाने से शरीर के क्लॉक जीन्स बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि दिन है या रात। एग्जैक्टली इस कंफ्यूजन की वजह से शरीर मेलेटोनिन कम कर देता है। और मेलेटोनिन सिर्फ नींद का हार्मोन तो है नहीं, वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। सही कहा। जब मेलेटोनिन कम होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे सीधा डीएनए डैमेज होता है। Here's where it gets really interesting. टाइमिंग का इतना बड़ा खेल है और इसी टाइमिंग से जुड़ी है हमारी तीसरी आदत, सर्केडियन अलाइंड फास्टिंग, जिसे आयुर्वेद में लंघन कहा जाता है। हाँ, 14-10 की फास्टिंग विंडो, जैसे शाम 7 बजे डिनर और सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट। तो एक्सपर्ट, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 14 से 16 घंटे के गैप में शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? जब हम 14-16 घंटे फास्ट करते हैं तो शरीर ऑटोफैजी और माइटोफैजी शुरू करता है। मतलब शरीर अपना खुद का इंटरनल रिसाइकलिंग प्रोग्राम चालू कर देता है। बिल्कुल, शरीर खराब प्रोटीन्स और डैमेज हो चुके माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़कर उन्हें एनर्जी की तरह इस्तेमाल करता है। एक तरह से शरीर की अपनी म्यूनिसिपैलिटी की टीम एक्टिवेट हो जाती है, जो कचरा साफ करती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और ये डीप क्लीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कचरा शरीर में जमा होता रहे तो ये सेल्स ज़ॉम्बी सेल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को सिनेसेंस कहते हैं। ज़ॉम्बी सेल्स, ये हॉलीवुड फिल्मों वाला कॉन्सेप्ट हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है? ये सच में ज़ॉम्बी जैसे ही होते हैं। ये सेल्स नॉर्मल काम करना बंद कर देते हैं, मरते भी नहीं हैं, बस इन्फ्लेमेशन फैलाते हैं और आसपास के अच्छे सेल्स को भी डैमेज करते हैं। राइट, और उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही ज़ॉम्बी सेल्स है। फास्टिंग इनको खत्म करने का एक कंसिस्टेंट तरीका है। सुबह नहाने से पहले 5 से 10 मिनट तक गुनगुने तिल के तेल से मालिश करना। लोग इसे महज एक रिलैक्सेशन समझ लेते हैं, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक है। त्वचा की मालिश सीधे हमारी वेगस नर्व को ट्रिगर करती है। वेगस नर्व, जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। हाँ, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ये कोर्टिसोल हार्मोन को तेजी से कम करती है। कोर्टिसोल जो प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है जी, और इसका डीएनए से भी कनेक्शन है ना? बहुत गहरा कनेक्शन है। क्रॉनिक स्ट्रेस और बढ़ावा कोर्टिसोल हमारी डीएनए के प्रोटेक्टिव कैप्स यानी टीलोमियर्स को छोटा कर देता है, जैसे जूतों के फीते के सिरों पर लगा प्लास्टिक का कवर। एग्जैक्टली। जब तक वो कवर है, फीता सुरक्षित है। स्ट्रेस उस कवर को घिस देता है। अभ्यंग से मालिश करके हम उस कोर्टिसोल को कम करते हैं और टेलोमेरेज को बचाते हैं। और इससे लिम्फेटिक फ्लो भी बेहतर होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालता है। बिल्कुल सही। अब मालिश से स्ट्रेस तो कम हो गया, लेकिन अगर सीधे ब्रेन को ही टारगेट करना हो तो यहाँ आती है हमारी 5वीं आदत, नस्या। नस्या, गट ब्रेन एक्सिस। प्राणायाम या मेडिटेशन से पहले दोनों नासिका में 2 बूंद ऑर्गेनिक घी डालना। लेकिन आज की न्यूरोसाइंस नाक में घी डालने को किस नजरिए से देखती है? मॉडर्न साइंस इसे ओल्फैक्टरी ब्रेन पाथवे के लेंस से देखती है। नाक का रास्ता सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, यानी नाक से सीधा दिमाग तक का एक शॉर्टकट। बिल्कुल, ये सीधा HPA एक्सिस को कंट्रोल करता है। HPA एक्सिस, शरीर का फायर अलार्म सिस्टम। हाँ, आज की भागदौड़ में ये अलार्म लगातार बजता रहता है, जिससे क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ता है। नसियों की प्रैक्टिस उस अलार्म को शांत करती है और क्रॉनिक स्ट्रेस को घटाती है, जिससे हमारी कॉग्निटिव लॉन्जेविटी बढ़ती है। उम्र के साथ दिमाग तेज रहता है। द बॉटम लाइन इज कि लंबी उम्र किसी जादुई बॉटल में नहीं मिलती। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की एनर्जी प्रोडक्शन कितनी अच्छी है। मतलब सारा खेल एनर्जी और तालमेल का है। एग्जैक्टली। जब हम अपनी आदतों को सूर्य के चक्र यानी सोलर साइकिल के साथ जोड़ते हैं तो गट बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया का तालमेल बेहतर होता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। ये बहुत ही कमाल की बात है। आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ हो जाता है कि बढ़ती उम्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जो रोजमर्रा की लाइफस्टाइल और रिदम से बदलता है। बिल्कुल, और इसके लिए कोई भारी खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। सही कहा। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो जहन में आता है, अगर रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें जैसे पानी पीने का तरीका या रात के खाने का समय सीधे हमारे डीएनए और सेल्यूलर रिपेयर को कंट्रोल करती हैं, तो ये हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। तो क्या हम केवल अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के पैसेंजर हैं या असल में हम खुद अपनी उम्र और सेहत के आर्किटेक्ट हैं? अगली बार जब दिन की शुरुआत हो तो ये सोचने वाली बात होगी कि हमारा पहला कदम हमारे सेल्स को बूढ़ा कर रहा है या जवान।